फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 17 यमुना का उद्गम और मिलन। यमुना का उद्गम और मिलन। तो आज जानेंगे यमुना का उद्गम मतलब यमुना कहाँ से मतलब यमुना की कहाँ से उत्पत्ति हुई थी और वो कहाँ किससे जा मिलते हैं। हमारे देश के उत्तर में खड़ा हिमालय नदियों का स्रोत है। तो लेखक ये बोलते हैं कि हमारे जो देश के उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत जो होते हैं, हिमालय पर्वत से बहुत सारे नदियाँ निकली हैं, वो नदियों का स्रोत है। उसी तरह जैसे हिमालय का अर्थ है हिम, हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर, हिम आलय बर्फ का घर। अंततः नदियाँ, नाले, झरने हिमालय से निकलते हैं। उत्तर दिशा में फैले ऊंची ऊंची चोटियों वाली हिमालय की एक चोटी का नाम है यमुनेत्री। तो लेखक बोलते हैं हिमालय से बहुत सारी चोटियाँ निकली हैं, जैसे कि एक चोटी का नाम है यमुनेत्री। यहीं से यमुना नदी की यात्रा शुरू होती है। कहीं ना कहीं से एक नदी की शुरुआत होती है और यमुना जो नदी है इसका उत्पत्ति मतलब उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनेत्री। तो यमुना की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर। हमें ये पता है कि हिमालय से जितनी सारी नदियाँ निकली हुई हैं वो सारी सालों साल बहती रहती है, सालों भर उनमें पानी रहता है। तो यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर और अपने उद्गम स्थान यमुनेत्री से निकलकर ये नदी पोटा साहब के पास हथनी कुंड नामक जगह पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो लेखक बोलते हैं ये यमुनेत्री से निकलकर कहाँ पहुँचती है? पोटा साहब के पास हथनी कुंड नामक जगह पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ तो बहती रहती हैं पर एक जगह वो ज़्यादा फैल जाते हैं, उसे बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। तो वो मैदानी क्षेत्र का नाम है हथनी कुंड। अब तक ये पहाड़ों में रहती है, इसकी गति और चंचलता दर्शनीय है, ये शोर मचाती हुई भागती है। तो लेखक बोलते हैं ये जो यमुना नदी है शोर मचाती हुई भागती है, मतलब जब ये बहता है तो इतना आवाज़ होता है। हथनी कुंड के बाद ये हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत होते हुए दिल्ली की सीमा से प्रवेश करती है। तो नदियाँ क्या करती हैं? बहुत सारे राज्यों में देकर जाती हैं राज्य, जैसे कि पहले तो हथनी कुंड जाती है, उसके बाद हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत होते हुए दिल्ली के शहर को प्रवेश करती है। दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा ऐसे पहुंचती है। आगरा में ताजमहल देखती है। तो ये जो आगरा के ताजमहल बहुत मशहूर है, वो ताजमहल कहाँ है? यमुना के किनारे ही ताजमहल है। और तत्पश्चात इलाहाबाद पहुंचती है गंगा से मिलने के लिए। तो लेखक बोलते हैं यमुना नदी ऐसे ऐसे राज्य में जाती है, ताजमहल को देखती है, उसके बाद इलाहाबाद जाकर कहाँ से? गंगा से मिलती है। जो नदी बहते बहते समुद्र में जा मिलती है उसे स्वतंत्र नदी कहते हैं। जो नदी बहते बहते समुद्र में मिलते हैं, अपने आप मिल जाते हैं, उसे लेखक क्या बोलते हैं? स्वतंत्र नदी। जैसे गंगा नदी ऐसे नदियों में बीच बीच में दूसरी नदियाँ मिलती रहती हैं। तो लेखक ये बोलते हैं कि एक बड़ी नदी से छोटे छोटे नदियाँ क्या करती हैं? मिलती हैं। बीच बीच में मिलने वाली नदियों को सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे कि एक बड़ी नदी जा रही है, इधर से उधर से छोटी छोटी नदियाँ अगर बड़ी नदियों से मिल जाते हैं, उसे शाखाएँ, जैसे पेड़ के शाखाएँ होती हैं, उसी तरह उस नदियों को, छोटे छोटे नदियों को क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ। गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में यमुना का विशेष महत्व है। गंगा की गति तीव्र है, यमुना मंथर गति से बहती है।
तो लेखक बोलते हैं यमुना धीरे धीरे मतलब मंथर गति से बहती है और गंगा तीव्र गति से बहती है। प्रत्येक नदी का एक जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से नदी में जल आ सकता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र जहाँ नदी में ज़्यादा पानी जिस जगह से रहता है बहता है उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। अतः जल ग्रहण क्षेत्र की हर मानवीय गतिविधि नदी के जल का प्रभावित कर सकती है। यमुना नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 3,45,848 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6 राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। ये जो नदियों का जल ग्रहण है मतलब नदियाँ जहाँ से निकली हुई हैं वहाँ से शुरू करते हुए जहाँ वो जिस समंदर में जाती हैं वहाँ तक कि वो क्या करती हैं, वो सारी जगहों से जल भरते भरते जाती हैं। वही जगह जैसे कि यमुना का दिया गया है कि वो क्या करती है 6 राज्य और राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली जाकर आती है। 6 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं जैसे कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसी राज्य में पहले क्या करती है यमुना बहती रहती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की जो सहायक नदियां हैं छोटे छोटे नदियां उनका नाम है चंबल, हिंडन, टोंस, बेतवा और फेन। इनमें चंबल सबसे बड़ी है। चंबल, हिंडन, टोंस, बेतवा और फेन और केन, इन सारी नदियों में से चंबल सबसे बड़ा है। इन सबसे चंबल सबसे बड़ी है। यमुना में प्रति वर्ष लगभग 100 अरब किलोमीटर जल बहता है। तो लेखक बोलते हैं कि यमुना में प्रति वर्ष 100 अरब किलोलीटर जल बहती है। कुल प्रवाहित जल का 80% भाग 3 बरसाती महीनों में बह जाता है। तो बोलते हैं कि बरसाती महीनों में इसका जल बहता जाता है, इसलिए अन्य ऋतुओं में यमुना नदी में कम पानी रहता है। जैसे कि यमुनेत्री से निकली है उसमें सालों साल पानी तो रहते हैं, परंतु क्या होता है बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा रहता है और दूसरे मौसम में पानी कम हो जाता है। सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से निकलने वाली पहली नहर खुदवाई थी जो हरियाणा के हिसार जिले तक जाती है। तो बोलते हैं सम्राट फिरोज शाह तुगलक यमुना से निकलने वाली पहली नहर खुदवाए थे जो कि हरियाणा के हिसार जिले तक जाती है। बाद में बादशाह अकबर ने इसकी एक शाखा दिल्ली तक खुदवाई। पहले तो फिरोज शाह तुगलक नहर खुदवाते हैं, उसके बाद अकबर। अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत करवाकर इसे पश्चिमी यमुना नहर का नाम दिया। ये नहर हथनी कुंड के पास स्थित ताजेवाला बैराज से शुरू होती है। यहीं से पूर्व यमुना नहर भी शुरू होती है। आगरा नहर दिल्ली स्थित ओखला बैराज से शुरू होती है। तो लेखक बोल रहे हैं कि यमुना की स्थिति कहाँ तक फैली हुई है और कौन कौन से राजाओं ने नहर खुदवाई थी। क्या तुम बता सकते हो कि नहरें क्यों बनाई जाती है? हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहरें क्यों खुदवाए थे। एक तो नदी से नहरें क्यों खुदवाए जाते थे। इसका एक कारण है कि जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता वहां पानी पहुंचाने के लिए लोगों को पानी देने के लिए तो क्या करते थे। दूसरे कारण ये है कि बरसात में जब नदी का बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी को नहरें अपने में रोक लें। तो पहला कारण ये था कि जिस जगह नदी का पानी जहाँ के लोगों को नहीं पहुँचता था नहर का पानी पहुँच जाता था। और दूसरा कारण ये था कि अगर नदी में पानी ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ ना आ जाए
और नहर उस पानी को अपने अंदर भर लेता है। अन्यथा अतिरिक्त पानी तबाही ला सकती है। तीसरा कारण यह है कि मुख्य धारा द्वारा अधिकांश पानी समुद्र तक ना पहुँचे, अपितु नहरों द्वारा मैदानों में ही इस्तेमाल के लिए रोक जा सके। तो तीसरा कारण ये था कि अतिरिक्त पानी तबाही ला सकती थी, इसलिए ये सारी नहरें बनाई गई थी। पिछले कुछ वर्षों से यमुना नदी के पानी में प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। तो लेखक ये बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यमुना नदी के प्रदूषण बढ़ गई है। पानी में बाहर से डाले गए अवशिष्ट अर्थात कचरा या मलजल जैसे गंदे पदार्थ पानी को दूषित कर रहे हैं। इससे जल उपयोग लायक नहीं रहता है, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, इतना कचरा भर चुका है कि इसका पानी उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है। साफ मथुरा जल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर अब जल एक दुर्लभ वस्तु बना जा रहा है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है शहरों से आने वाले गंदे नाले और उद्योगों का कचरा। तो लेखक बोलते हैं नदी का ऐसे गंदे होने का कारण सिर्फ एक है, जो शहरों से गंदी नालियों के पानी आते हैं और उद्योगों के जो कचरे नदी में फेंक देते हैं। यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जैसे अनेक बड़े बड़े उद्योगों के नगर बसे हुए हैं। हर शहर में कई नाले गंदा पानी लिए हुए सीधे यमुना में मिल जाते हैं, वे नदी के प्रदूषण कर देते हैं। तो लेखक ये बोलते हैं यमुना 6 राज्य देकर आती है वो, और वहाँ बड़े बड़े शहर भी होते हैं जिसके कि उद्योगों के गंदे नालियों के पानी और कचरा वहाँ से निकल कर आते हैं। इसलिए यमुना का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है जो कि इस्तेमाल के लिए भी उपयोग नहीं है। यमुना जो नदी है वो यमुनेत्री से निकली है, हिमालय के यमुनेत्री स्रोत से निकली है, जो कि बहुत सारे राज्यों में से देकर आकर निकली है। और नगर पालिकाएं और नगर निगम गंदे पानी की साफ करने के बाद ही उसे नदियों में मिलने देती हैं, पर बहुत कम नगरों में गंदे पानी की साफ करने की सुविधा उपलब्ध है। तो लेखक बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी नगरियां हैं जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, वहाँ क्या करती हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती है, तो वहाँ के जो गंदे पानी को साफ करके यमुना में छोड़ते हैं, नदियों में छोड़ते हैं। पर कुछ ऐसे ही नगर होते हैं जहाँ के साफ पानी नदियों में मिलता है, नहीं तो गंदा पानी मिलता है। यमुना नदी के किनारे स्थित 8 प्रमुख शहरों में लगभग 16 लाख लीटर गंदा पानी और कचरा प्रतिदिन नदी में आ मिलता है। तो लेखक बोलते हैं यमुना नदी के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े नगर हैं जो कि लगभग 16 लाख लीटर गंदा पानी और कचरा प्रतिदिन आकर यमुना में मिलता है। विकसित देशों की तरह हमारे नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक निवास। तो लेखक बोलते हैं जो बड़े बड़े उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ के जो प्रदूषित जल है वो सब क्या होता है, साफ किए बगैर उसे बड़े बड़े नालियों में नदी में बहा दिया जाता है। इसलिए यमुना का पानी दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। उद्योग धंधे तो केवल 20% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। शेष 80% प्रदूषण घरेलू मल जल। तो लेखक बोलते हैं कि जितने भी यमुना में जितने भी पानी है 20% उद्योगों के जल है, फैक्ट्रियों के जल है, बाकी 80% जो घरेलू, जैसे कि हम जो घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, जो गंदे पानी क्या करते हैं, नाली में छोड़ देते हैं, और वो नाले का पानी जहाँ बह कर कहाँ मिलता है, नदियों पे।
तो घरेलू मल जल और शहरों की कचरे का कारण होता है। इस प्रदूषण से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। सामूहिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, मवेशियों को नहलाना, नदी से ठीक किनारे मुर्दों को जलाना तथा मवेशियों के शवों को नदी में बहाने से जल प्रदूषण होता है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि लोग क्या करते हैं, हमारे देश में ज़्यादातर हिंदू हैं, तो अपने धार्मिक पूजा के जो फूल होते हैं, कचरा होता है पूजा का, वो सब फैलाते हैं। मवेशियों को नहलाते हैं और किनारों पर, नदियों के किनारे पर मुर्दों को सब संस्कार करते हैं। ऐसे बहुत सारियों को, और मवेशियों के शव को भी नदियों में छोड़ देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं यमुना के प्रदूषण होने का। पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा और आगरा में अनेक कारखाने हैं। कारखानों में भी पानी का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद बचे गंदे पानी में कई विषैले पदार्थ मिले रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी नगरियां हैं जहां यमुना आई है, और उस नदियों वो जो किनारों पर बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, विषैला पदार्थ नदियों में मिलता है। जब कारखानों का गंदा पानी नदी से मिलता है तब प्रदूषित होने का साथ साथ ये पानी जहरीला बन जाता है। तो प्रदूषित तो होता है और पानी जहरीला भी बन जाता है। ऐसा पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। तो ऐसे जो पानी है, इसे इस्तेमाल करने से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और जो जानवर वो पानी पीते हैं और जो सारे जानवर उस पानी में रहते हैं, उनके लिए भी हानिकारक है। मथुरा में कपड़ों की रंगाई की कई कारखाने हैं जिनसे रंगीन पानी निकलकर यमुना में मिल जाता है। इसके प्रभाव से यमुना का पानी रंगीन हो जाता है। हमें पता है कि पानी का रंग नहीं है, पर जो मथुरा में कपड़ों को रंग करने की कारखाने हैं। जो पानी बच जाता है वो नदियों में आकर नाले से मिल जाता है, तो नदियों का पानी रंगीन हो जाता है। यमुना नदी में बरसात को छोड़कर बाकी ऋतु में पानी की कमी ही हो जाती है। तो हमने पढ़ा है कि गंगा की स्रोत तेज है और यमुना की मंथर है। तो यमुना नदी की स्रोत मंथर है और बारिश के समय में बहुत सारा पानी रहता है और बाकी महीनों में उसका पानी कम हो जाता है। अधिक पानी में जब गंदा पानी मिलाया जाता है तब उसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता। इसके विपरीत कम पानी में थोड़ा प्रदूषण भी प्रभावी होता है। तो लेखक बोलते हैं जब ज़्यादा पानी हो, कम प्रदूषण हो तो चलता है, पर कम पानी में ज़्यादा प्रदूषण तो हानिकारक है। यमुना नदी की स्थिति ऐसी है कि पिछले कुछ वर्षों में यमुना नदी की सफाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी। हम सबका कर्तव्य है कि नदियों को साफ रखने में हम सरकार की मदद करें। नदी के किनारे या नदी में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। तो लेखक बोलते हैं कि यमुना की साफ सफाई करवानी चाहिए और करवा भी रहे हैं। अगर हम कोशिश करें, हम इंसान कोशिश करें तो नदी को स्वच्छ रख सकते हैं। जैसे कि हम नदी में स्नान ना करें और कूड़े कचरे ये सब नदी में ना फैलाएं और मवेशियों को ना नहाएं। ऐसे ना करें तो हमारी कोशिश से यमुना दूषित नहीं होगी। प्राचीन समय में नदियों के किनारों पर ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। नदियों की पवित्रता को देखकर ही इनके किनारों पर आश्रम बनाते थे। आज स्थिति बदल गई है। यदि नदियाँ मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो मनुष्यों को भी चाहिए कि वो नदियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इससे मनुष्य का अपना ही कल्याण होगा। तो लेखक बोलते हैं पुराने ज़माने में नदियों के किनारे ही ऋषि मुनियाँ क्या करते थे, अपना कुटीर, अपने आश्रम बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नदियाँ पवित्र हैं और इनका पानी स्वच्छ है, निर्मल है, इसलिए वो पानी को अपने हर एक काम में उपयोग करते थे।
पर अब नदी का ऐसा हाल हम बना चुके हैं, हम इंसानों ने ही नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि नदी हमारी मदद नहीं कर पा रही है। तो लेखक बोलते हैं कि अगर हम नदी को स्वच्छ रखेंगे तो हम भी स्वच्छ रहेंगे।